नमस्कार, जय हिंद, हेलो बच्चों, आप सभी का वापस से हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इमेजिनरी नंबर को नेचर में डिस्कवर किया था और आई की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 क्यों होती है उस चीज को भली भांति देखा था और नेचर से डिस्कवर किया था। अब बारी है गणित के अंदर थोड़ा और डीप डाइव करने की और ये समझने की कि आगे चल के नंबर्स की ताकत की मदद से इंसानों ने और क्या क्या नई नई चीजें खोजी हैं। तो नंबर्स की इस जर्नी के अंदर ना इंसान आगे बढ़ता गया। जब उसने रिपीटेटिव एडिशन को मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि होता ही है मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेटिव एडिशन, तो उसने सोचा कि अगर हम एक ही नंबर को कई बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा। तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है, हमें मिलेगा, जैसे मान लो मैं 3 को मल्टीप्लाई करता जाता हूं बार बार और मैंने यहां पर 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको मैं कह सकता हूं कि रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन है। तो इस हिसाब से इसको मैं एक नया सिंबल देता हूं, जो कि हमने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, जिसको एक नया सिंबल दिया गया ताकि अब इस लंबी सी लेंथ को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकें। तो ये मात्र एक सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट करता है ठीक इसी चीज को, 3 टू द पावर 5, और इसको नाम दे दिया गया बेस, इसको दे दिया गया पावर। ठीक है, तो 3 टू द पावर 5 का मतलब है कि 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 टू द पावर 7 का मतलब है 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 10 टू द पावर 11 का मतलब है 10 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो एक नई चीज हमने यहां पर डिस्कवर करी नेचर से कि रिपीटेटिव मल्टीप्लीकेशन जो हमारे पास है उसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। और अब उसके बाद ये बात आई कि यार यहां पर अगर हम इन चीजों को फर्दर ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ मिलेगा हमें। और जैसा कि हम अभी तक देखते आए हैं, नेचर में जब भी आपने अपने नोन ज्ञान की मदद से ऑब्जर्व किया है, नेचर ने आपको कुछ नया सिखा के ही वापस भेजा है। तो क्यों ना अब इस चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया जाए, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो अब यहां पर इस बेस और पावर को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं आगे कुछ नई डिस्कवरी होती है या नहीं होती है। तो अब हमने देखा कि यार ए की पावर बी का हमारे पास एक रिजल्ट होगा सी। और क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज है जो कि हमें इजीली समझ आ रही है कि अगर ए की पावर बी करेंगे तो कोई एक रिजल्ट आएगा जिसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो अब जनरली अगर हम अपने ज्ञान पे बढ़े, अपनी नॉलेज पे अगर टटोले थोड़ा सा, तो हमारे पास क्या होता है कि यहां पर अगर हम देखें तो टेक्निकली हमें 3 नंबर्स के अंदर एक रिलेशन दिख रहा है। ठीक है, और ये सोच का खेल है सारा का सारा। तो हम जब इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसके अंदर हमने अपनी सोच की शक्ति को भी जब ऐड ऑन किया, तो हमने कहा कि यहां पर 3 नंबर्स ए बी एंड सी, ये 3 नंबर्स आपस में रिलेटेड है। आपस में रिलेटेड है मींस इनके बीच में कनेक्शन है, जो कि इस इक्वेशन के हिसाब से इन तीनों को कनेक्ट कर रहा है। मतलब ए की पावर में अगर बी डालूंगा तो मुझे रिजल्ट में सी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 डालूंगा तो मुझे 8 मिलेगा। तो 2 3 और 8 आपस में कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं। लेकिन किस रिलेशन के साथ? इस रिलेशन के साथ कि 2 की पावर 3 8 है, लेकिन 3 की पावर 2 8 है, ये नहीं है। तो 2 3 8 यहां पर कनेक्टेड नहीं है। मतलब यहां पर भी देखो वही 3 नंबर हैं, यहां पर भी वही 3 नंबर हैं, बट इनका जो रिलेशन है, ठीक है, जो ये कनेक्शन है, वो एक स्पेसिफिक रिलेशन का है जो कि यहां पे फुलफिल हो रहा है और यहां पे फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 की पावर 2 हमारे लिए क्या होता है? 9 होता है। तो यहां पर एक चीज तो हमें नजर आ रही है कि ये आपस में कनेक्टेड है। और मैथमेटिक्स की दुनिया में हमने हमेशा देखा है कि आपस में चीजें कनेक्टेड हैं नंबर्स के जरिए। जस्ट हमें नेचर में ऑब्जर्व करके उन कनेक्शंस को डिस्कवर करना होता है। कोई ट्रिग्नोमेट्री के जरिए कनेक्टेड होता है, तो कोई एरिया के फॉर्मूला के जरिए कनेक्टेड होता है, तो कोई किसी ना किसी रिलेशन के जरिए, जैसे स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के रिलेशन से कनेक्टेड है। तो हर जगह नंबर आपस में आपके कनेक्टेड पाए जाते हैं, बस उनका कनेक्शन हमें नेचर से डिस्कवर करना होता है। और उसी के साथ अगर हम कहें कि अगर मुझे ए और बी पता है, ए और बी पता है, तो सिंपली मैं सॉल्व करके सी निकाल सकता हूं। जो प्रोसेसिंग आपको क्या करनी है अपने ब्रेन के अंदर, जो पता है उसके बारे में सोचना है। अगर ए और बी पता है तो मैं सी निकाल सकता हूं। और अगर मुझे यहां पर अगर मुझे बी पता है, बी और सी पता है, तो क्या मैं ए निकाल पाऊंगा? ए बी पता है तो सी निकल जाएगा डायरेक्ट इस रिलेशन के साथ। और अगर मुझे यहां पर बी पता है और सी पता है बट ए मेरे लिए अननोन है, तो यहां पर हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इनको 1/b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/b से। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ए ये बन जाएगा ए इज इक्वल टू सी की पावर 1/b आ जाएगा। तो यहां पर हम देखो सी और बी की मदद से ए निकाल सकते हैं, जो कि सेम इसके जैसा ही रिलेशन है, जो कि सेम ऐसा ही है जैसे ए की पावर बी आपने सॉल्व किया, अब आप सी की पावर 1/b सॉल्व करोगे तो ए मिल जाएगा। तो अगर ए बी एंड सी में आपको बी और सी पता है तो आप ए भी फाइंड कर सकते हो, जो कि सेम टू सेम रिलेशन से कनेक्ट कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो फिर अपने आप एक तीसरा लॉजिक निकल कर आता है कि ए भी पता है तो सी निकाल सकते हैं, बी सी पता है तो ए निकाल सकते हैं। तो बचा क्या, हम ये ट्राई करेंगे कि क्या ए और सी पता है तो बी निकाल सकते हैं।
सोचने वाली बात आती है ना। तो हमने यहां पर सोचा कि व्हाट इफ हमें यहां पर a टू द पावर b इक्वल टू c है, a पता है और c पता है, बट b हमारे लिए अननोन है। ठीक है, तो क्या हम b निकाल सकते हैं? तो यहां पर अब ये बात आती है कि यस ऑब्वियसली हम b निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम b निकालने जाएंगे तो हमें यहां पर हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। रीजन क्या है हिट एंड ट्रायल करने का? जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 की पावर x अगर मेरे पास 2 की पावर x मेरे पास 32 है, ठीक है, हालांकि ये तो एक इजी एग्जांपल है, हमें उसका नंबर पता है, ठीक है, हमें तो इसका रीजन पता, आंसर पता ही है 5 होगा। कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं, 3 की पावर x इज इक्वल टू 300 ले लेते हैं, ठीक है, 300, जो कि यहां पर अगर हम देखें तो x की वैल्यू पॉइंट में आने वाली है, ठीक है, ऑब्वियसली मतलब नंबर में आएगी, नंबर के बाद पॉइंट के बाद भी कोई वो डेसिमल में आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब 3 की पावर क्या लिया जाए? तो हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, 3 की पावर कोई एक नंबर लेंगे, से फॉर एग्जांपल 6 लेंगे, इसकी वैल्यू देखेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको देखेंगे क्या वो 300 से बड़ा है या छोटा है, ठीक है, क्या वो, अब ह्यूमन कैपेबिलिटी के हिसाब से सोचना है आपको, क्या वो उससे बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा है तो हम इस नंबर को और बड़ा कर देंगे, और अगर वो ये जो रिजल्ट आया है ये 300 से बड़ा है तो ये पावर वाली वैल्यू जो हमने ट्रायल के फॉर्म में ली है, इस नंबर को हम छोटा करेंगे। तो इसी हिसाब से हम छोटा बड़ा करते करते यहां पर 300 के करीब पहुंचेंगे और धीरे धीरे बार बार हिट एंड ट्रायल करके वो नंबर डिस्कवर करेंगे जिसपे एग्जैक्ट 300 आता है। तो यहां पर जैसे अभी हम यहां पर डायरेक्ट एक सॉल्व कर पा रहे थे, a की पावर b, सिंपली a को b टाइम्स मल्टीप्लाई करो, c की पावर 1 अपॉन b, तो यहां पर अगर c की पावर b पॉइंट में भी आता है तो मान लेते हैं 0.2 भी आता है तो आप 2 अपॉन 10 कर सकते हो। तो पहले पावर 2 करोगे फिर उसका 10th रूट निकालोगे तो आप आंसर आ जाएगा, यानी कि यू हैव अ प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग। बट यहां पर एक प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग नहीं मिल रहा है, ध्यान से देखना, एक प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग नहीं मिल रहा है, बल्कि हम लोग हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। तो क्या नेचर के अंदर, अब एक लॉजिकल सवाल आता है, नेचर के अंदर अगर 3 लेटर्स कनेक्टेड हैं और अगर वो कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो उनके बीच एक डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, उन्हीं रिलेशंस को हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं। ध्यान से समझना, यही है गोल्डन लाइन जो आपको समझनी है, जो डिस्कवरी की राह में, इनोवेशन की राह में आपको बहुत हेल्प करेगी। नेचर के अंदर अगर 3 से ज्यादा नंबर, जितने भी नंबर आपस में अगर रिलेटेड हैं तो उनके बीच एक रिलेशन मौजूद होगा ही होगा। तो यहां पर ए और बी पता था तो सी निकाल पा रहे हैं, क्योंकि ए की पावर बी रिलेशन का इस्तेमाल करके हम सी को सॉल्व कर सकते हैं। अगर बी और सी पता है तो हम यहां पर सी की पावर 1 अपॉन बी करके हम ए निकाल सकते हैं इस रिलेशन की मदद से। लेकिन अगर हमें ए पता है और सी पता है तो बी निकालने के लिए हमारे पास अभी एक रिलेशन मौजूद नहीं है, या मतलब मौजूद नहीं है का मतलब हमने उसको डिस्कवर नहीं किया है, हमने अभी तक उसको डिस्कवर नहीं किया है। और यहीं से हम इंसानों को एक नीड निकल कर आ गई कि देखो अगर कनेक्टेड हैं तो रिलेशन है, ठीक है, लेकिन वो रिलेशन क्या है वो हमें नहीं पता है। क्योंकि रिलेशन हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहां पर हम नंबर्स को हिट एंड ट्रायल की मदद से निकाल रहे हैं। जनरली हम चीजों के डिस्कवर होने के बाद पढ़ते हैं तो हम ऐसे पढ़ लेते हैं कि इससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा इसलिए हमें ये पढ़ना चाहिए। बट इन रियलिटी जब हमने उस चीज को अभी तक ढूंढा ही नहीं है तो हम उसके बेनिफिट्स और वो सारी चीजें कैसे पढ़ें पहले, है ना। तो हमें क्या बेसिकली करना है, शुरुआत हमें डिस्कवरी के साथ करनी है और फिर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को खुद ऑब्जर्व करके पता करना है कि भाई इसके क्या बेनिफिट है क्या बेनिफिट नहीं है। तो यहां पर हमें क्लियरली एक नीड नजर आ गई कि अगर 3 की पावर x हमारा किसी नंबर के बराबर है तो वो 300 के बराबर है, तो x की वैल्यू को हम कैसे ढूंढे। सो कंक्लूड करते हैं, a की पावर b एक रिलेशन है जो c देगा, ठीक है, ये मैं इनको हाईलाइट करता हूं, a की पावर b एक रिलेशन है जो कि हमें रिजल्ट में c देगा। और यहां पर a इज इक्वल टू सी की पावर 1 अपॉन बी, ये भी सेम टाइप का रिलेशन है जो हमें एक रिजल्ट देगा जो कि a के बराबर होगा। लेकिन a की पावर x मेरे पास c के बराबर है और x की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो यहां पर अभी ये एक रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर x की वैल्यू आपको नहीं पता है तो a की पावर में क्या रख के सॉल्व करोगे, नहीं कर सकते हो, तो हिट एंड ट्रायल ही बचा आपके पास और c तक पहुंचने के लिए आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लेने पड़ेंगे। अगर कोई नॉन वैल्यू ऑलरेडी पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन जैसे 2 की पावर x अगर आपके पास 8 है तो आपने फटाक से लिख दिया x इक्वल टू 3, लेकिन अगर मैं इसको 8.1 कर दूं तो फिर आपको यहां पर हिट एंड ट्रायल पे जाना ही पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली बोलेगा कि आंसर 3 से तो बड़ा है, लेकिन अगर मैं 3.2 रखता हूं तो वो 8.1 से बड़ा आता है, यानी कि 3 से बड़ा है 3.2 से छोटा है। तो अब हमें ढूंढना है वो रिलेशन जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि नेचर ने ऑलरेडी बता दिया है ना कि ए बी और सी आपस में कनेक्टेड हैं, तो भाई कैसे भी घुमा लो इनके बीच में इनवर्स रिलेशन, देखो ये हो गया डायरेक्ट रिलेशन तो कोई ना कोई इनवर्स रिलेशन होगा। अगर ए बी के साथ जुड़ के सी बना रहा है
तो सी ए के साथ जुड़ के किसी ना किसी रिलेशन के तहत आपको एक्स देगा ही देगा, यानी कि जिसकी वैल्यू बी होगी, जो कि हमें ढूंढनी है। तो इसी चीज पे अब इंसानों ने अपना फोकस शिफ्ट किया, इसी चीज पर इंसानों ने अपना फोकस शिफ्ट किया और सोचा कि यार अगर मैं यहां पर देखता हूं, अब इसी चीज पे देखते हैं, ए की पावर एक्स मेरे पास सी है, ये दो रिलेशंस तो भाई हमारे लिए ऑलरेडी इजीली सॉल्वेबल है, रिपीटेटिव मल्टीप्लीकेशन से हम लोगों ने ढूंढ लिया, बट ये रिलेशन अभी सॉल्वेबल नहीं है। तो हमने नेचर से बात करनी स्टार्ट करी, कुदरत से बात करी, तो कुदरत ने कहा कि आप रिलेशंस के बारे में जो जानते हो, फॉर्मूलाज के बारे में, रिलेशन मतलब इन दी एंड फॉर्मूलाज के बारे में जो जानते हो, उस ज्ञान पर फोकस करो। मेरा हिंट ये है। तो नेचर बोलता नहीं है, लेकिन इशारों इशारों में उसने दिखाया, आज तक जो रिलेशन मिले हैं वहां पर रिलेशन एक तरफ होता है और इक्वल टू दूसरी साइड होता है रिजल्ट। ठीक है, यहां आपको सी और ए के अंदर रिलेशन ढूंढना है और एक्स को फाइंड आउट करना है। पॉइंट समझ आया? तो आपका रिजल्ट एक्स है और रिलेशन ढूंढना है सी और ए के बीच में, और दोनों इक्वल टू के ऑपोजिट साइड है और आपस में अभी तक कनेक्टेड नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि ये हमारे लिए अनडिस्कवर्ड रिलेशन है। और दूसरी चीज, मुझे यहां पर रिजल्ट में एक्स लेकर आना है और इस साइड लेकर आना है ए कॉमा सी। अब ये कैसे कनेक्टेड है पता नहीं, बट ए और सी को आपस में कनेक्ट करना है ताकि मेरा रिजल्ट आए एक्स। तो अब यहां पर एक बात निकल कर आई कि यार इस रिलेशन को ढूंढा जाए तो ढूंढा कैसे जाए। तो इसका जवाब निकल कर आया, बहुत सारी टिंकरिंग के बाद, सोच विचार के बाद चीजों को हमने सोचना स्टार्ट किया कि यार देखो ए की पावर एक्स है, मैं ऐसे ही मुंह उठा के यहां पर सी और ए तो नहीं लिख सकता हूं। और अगर मैंने ऐसा लिख भी दिया, मान लेते हैं कि ए की पावर एक्स है, मैं ए को इधर ले गया और मैंने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू सी ए, तो ये तो सिमिलर लुकिंग हो गया। अब ए की पावर सी एक्स कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 3 अगर 8 है और मैं लिख दूं 3 इज इक्वल टू 8 और यहां पे लिख दूं बेस में 2 लिख दूं, तो 2 की पावर 8 ऑब्वियसली 3 नहीं हो सकता, यानी कि ये तो गलत चीज है। तो हमने कहा कि यार देखो एक काम करते हैं, ठीक है, कि यार इसका ना डेटाबेस बना लेते हैं। हम इसको सॉल्व करने में असमर्थ हो रहे हैं, तो क्यों ना रिलेशन ढूंढने में असमर्थ हो रहे हैं, तो क्यों ना इसका एक डेटाबेस बनाया जाए। एक डेटाबेस बनाया जाए, और डेटाबेस से मतलब ये है कि हम ये जानते हैं कि 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक है, 2 की पावर 4 यहां पर 16 होता है, 2 की पावर 5 यहां पर 32 होता है। तो क्यों ना इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इसके इनवर्स का एक डेटा बनाया जाए। शुरुआत कर रहा है इंसान इस चीज को डिस्कवर करने की। तो डेटाबेस बनाने के लिए हमें यहां पर पहले तो एक तो इस फॉर्मेट में रखना है, क्योंकि हम 8 और 2 के बीच में रिलेशन ढूंढना चाहते हैं जिससे मुझे आउटपुट 3 मिले। तो हमने कहा कि यार ये दोनों नंबर ना एक तरफ होने चाहिए, एक तरफ होने चाहिए, और ये 3 4 5 हमारा इक्वल टू के एक तरफ होना चाहिए। तो हमने कहा कि यार इसको यहां से यहां लेके कैसे जाए। ऐसी तो कोई मैथमेटिक्स हमें आती ही नहीं है, ध्यान से समझना, ऐसी तो कोई मैथमेटिक्स हमें आती ही नहीं है। हमारा ब्रेन वही प्रोसेस कर सकता है जो हमारे पास नो नॉलेज है, जो कि हमारे पास इस केस के अंदर है ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा कि यार एक काम करते हैं, 8 लिखते हैं और 2 लिखते हैं। अब ये 2 की पावर 8 जैसा नजर आ रहा है, अगर मैं 2 को यहां नीचे ले आता हूं और इक्वल टू में 3 करता हूं, ठीक है, लेकिन ये जो चीज है वो 3 के बराबर नहीं हो सकती है। तो हम यहां पर एक सिंबल देंगे, और सिंबल दिया उन्होंने लॉग, ठीक है। सिंबल जैसे साइन थीटा आपका एक सिंबल है जो कि सिर्फ ये बोलता है कि साइन ऑफ 30 डिग्री इज राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एंगल 30 डिग्री, उसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा। उसी तरह लॉग एक सिंबल की तरह यूज किया हमने, लॉग एक सिंबल की तरह हमने यहां पर दिया। उस 16वीं शताब्दी 1600 के टाइम पर जो उन लोगों की भाषा होगी, उस भाषा के तहत इसका जो मीनिंग होता होगा, उस जमाने की जो भाषा होगी, और वो वैसे भी हमारी कंट्री का नहीं है, अदर कंट्री का है, तो उनकी लिपि के अनुसार इसका कोई ऐसा ही कुछ मीनिंग होता होगा कि इसका इनवर्स, लॉगरिदम का मतलब होता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसे हम कहेंगे आगे चल के, हम इसका नामकरण भी करेंगे कि इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, उसके इनवर्स को लॉगरिदम बोलते हैं। तो वो अपनी भाषा के तहत उन्होंने ये नाम रखा, और नाम के लिए हमने क्या किया, यहां एक सिंबल लगा दिया। और अब इस सिंबल को लगाने के बाद, सिंबल क्यों लगाया हमने, सिंबल इसलिए लगाया कि हमने कहा ए की पावर बी अगर सी है, तो हम यहां पर रिजल्ट में बी लिखते हैं और यहां पे लिखते हैं लॉग ऑफ सी टू द बेस ए, लॉग ऑफ सी टू द बेस ए। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो ए है वो ट्रेवल करके इधर आ गया है, ए की पावर बी होता है ना, तो ए को इधर ले आए, लेकिन हमने यहां पर लॉग ऑफ सी रखा, लॉग ऑफ सी रखा, यानी कि लॉग एक सिंबल है, ठीक है, जिसमें हमने जो इस रिलेशन का रिजल्ट है उसके आगे लॉग लगाया और बेस में ए ले आए। अब इसके मीनिंग को समझना, यहां पर हम इंसानों के पास एक मतलब असमर्थता थी, मतलब कि हम लोग समर्थ नहीं थे इस रिलेशन को ढूंढने में, क्योंकि जैसे कि अगर मेरे पास 7x इक्वल टू 49 होता है, तो मैं x इज इक्वल टू 49 अपॉन में 7 कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं नेचर से, और हमें पता है कि एक प्रूवन फैक्ट है जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है। बट 2 की पावर 3 में 2 को यहां कैसे लेकर आऊं, ठीक है, तो हमने कहा कि ऐसे लेकर आते हैं, काम करते हैं 8 और 2 लिख देते हैं,
लेकिन यार 8 और 2 ये दिखने में तो ठीक इसके जैसा ही है, तो क्यों ना इसको लॉग लगा दिया जाए आगे एज अ सिंबल, जैसे साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, ऐसे ये लॉग 8 हो जाएगा। अब इसको रीड करने का एक प्रोसेस बोलते हैं हम लोग, लॉग 8 टू द बेस 2। इसको हम रीड कैसे करेंगे, लॉग ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2, और ये रीड करने का तरीका हमने बोल दिया अब। और ये मात्र एक सिंबल है, ये मात्र एक सिंबल है, जिसका रिजल्ट क्या होगा, जिसका रिजल्ट होगा 3, जिसका रिजल्ट होगा 3। तो अब ये हमें क्या दर्शा रहा है, कि अब ये बोल रहा है कि लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 का मतलब ये है कि जो आपका बेस है ना, यहां पर ये बेस क्यों बोला इसको, क्योंकि यहां पर भी तो हम इसे बेस ही बोलते हैं। तो जो ये बेस है, बेस की कौन सी पावर रखी जाए, इसको इसको हमें कैसे रीड करना है मैथमेटिक्स के जरिए, कि भाई इसका रिजल्ट क्या है। ये हमने एक अपनी तरफ से एक रिलेशन बना दिया सिंबल की मदद से, कि लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2। तो इसका मतलब क्या है कि 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो रिजल्ट में 8 दे, 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो रिजल्ट में 8 दे, तो वो है 3। तो इसका रिजल्ट है 3। और ये देखो, ये है ह्यूमन इंटेलिजेंस और नई चीजें ढूंढने का एक और नया नायाब तरीका नेचर के अंदर से। तो यहां पर मात्र एक डेटाबेस बनाने चले थे, और इस डेटाबेस को अब हम अगर देखें, तो अब यहां पर नेचर ने हमें कहा था कि रिजल्ट एक साइड होना चाहिए। नेचर ने आज तक दिखाया कि रिजल्ट तो भाई वो तो तुम फाइंड करते हो ना, तो वो इक्वल टू के एक साइड होना चाहिए। तो हमने यहां पर सिंबल लिया लॉग ऑफ सी टू द बेस ए, जिसका रिजल्ट होगा ए की कौन सी पावर रखूं, बेस की कौन सी पावर रखूं, बेस की कौन सी पावर रखूं कि सी आ जाए, तो वही इसका रिजल्ट है, जो कि है यहां पर बी। तो इन चीजों को अगर देखें, तो इससे मैं कह सकता हूं कि लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2, यानी कि 2 की कौन सी पावर रखूं कि आंसर 8 आ जाए, तो इसका रिजल्ट 3 होगा। और अब ये बन रहा है हमारा डेटाबेस। हम इसको सॉल्व थोड़ी कर रहे हैं, ध्यान से समझना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम यहां पर कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ इसको सिंबॉलिकली यूज किया है कि बेस की क्या पावर रखूं कि 8 आ जाए, वो इसका रिजल्ट होगा। अब बस इसमें हमें एक बेनिफिट मिल रहा है कि जो मैंने कहा था ना, ए और सी आपका एक तरफ होना चाहिए और रिजल्ट दूसरी तरफ होना चाहिए। तो इस लॉग सिंबल का इंट्रोड्यूस करने से अब हम 2 की पावर 8 नजर नहीं आ रहा है, अब ये नजर आ रहा है लॉग 8 टू द बेस 2 के। ठीक है, अब इसका नजरिया बदल गया और ये दोनों एक तरफ हो गए। तो कैसे हमने सिर्फ 3 लेटर्स की मदद से एक रिलेशन को क्रिएट किया, और वो भी क्यों किया, क्योंकि नेचर ने हमें इशारा दिया कि भाई जिनको जिनको सॉल्व करके आपको रिजल्ट तक पहुंचना है, तो वो रिजल्ट, वो सॉल्व करने वाले कंपोनेंट एक तरफ होने चाहिए और रिजल्ट दूसरी तरफ होना चाहिए। तो यहां पर वही चीज हमने करी, और अब ये रिजल्ट हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली में हम लोग एक डेटाबेस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, डेटाबेस। डेटाबेस मतलब कि जो नोन इंफॉर्मेशन आपके पास है उसकी मदद से इसको लिखते जाओ। बेसिकली इनको सॉल्व करके अब हम लॉग का डेटाबेस बना रहे हैं। जैसे कि 2 की पावर 3 सॉल्व किया तो 8 आया, ये डेटाबेस में आ गया। 2 की पावर 4 सॉल्व किया 16 आया, तो हमने कहा लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, यहां पर आएगा 4। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व नहीं किया, इसकी मदद से इसका डेटाबेस रेडी किया। और फिर मैं कहता हूं लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2, इसका आंसर क्या होगा 5। ये हमने सॉल्व नहीं किया, इसकी मदद से ये इंफॉर्मेशन हमने लिख कर रख ली, जो कि हमारा डेटाबेस बन गया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि लॉग पहले लॉग ऑफ, यहां पे लेता हूं 256 टू द बेस 16। ठीक है, अगर मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, ठीक है, इसका रिजल्ट चाहिए, तो मुझे यहां पर सॉल्व करना होगा 16 की पावर 2, जो कि 256 के बराबर होता है। तो यहां पर रिजल्ट आएगा 2। इट मींस कि ह्यूमंस इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो ये जस्ट नेचर का इशारा लेकर इसको क्रिएट किया। ठीक है, नेचर से इशारा लेकर इसको क्रिएट किया, बट ये जो इंफॉर्मेशन है हमने अपने प्रीवियस नॉलेज जो है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, उसकी मदद से इसको लिखा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, जो आपको पता होनी चाहिए। तो इट मींस जो हमारे पास ये आता है, इसीलिए तो हमारे पास लॉग टेबल्स होते हैं। आज के जमाने में नहीं होते, क्योंकि अब वो सारा डेटा कैलकुलेटर्स के अंदर फीड कर दिया गया है। तो कैलकुलेटर अगर लॉग की इंफॉर्मेशन देता है, लॉग ऑफ एक्स अगर आप सॉल्व करते हो, तो वो आंसर कैलकुलेटर जैसे 2 × 3 को सॉल्व करके आंसर बताता है, लेकिन लॉग का आंसर वो डेटाबेस में से वैल्यू देख कर बताता है कि उस पर्टिकुलर लॉग के लिए क्या वैल्यू स्टोर की गई है, तो वो वैल्यू को थ्रो करता है। यानी लॉग में चीजें सॉल्व नहीं की जाती हैं, बल्कि रिस्पेक्टिव वैल्यू जो उसके साथ कनेक्टेड है उसको लिखा जाता है, जो कि आपने ढूंढा है इस वाले तरीके से। तो लॉजिक समझ आया। अब यहां पर लॉग का हमने ओरिजिन ढूंढ लिया है, लॉग की डिस्कवरी हमें समझ आ गई है। लेकिन लॉग की इस डिस्कवरी के साथ हमारे पास क्रिएट होना स्टार्ट हुआ एक डेटाबेस, और क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम रिलाई करेंगे एक डेटाबेस के ऊपर। यस। हम किस पर रिलाई करेंगे, हम एक डेटाबेस पर रिलाई करेंगे। और अब जब भी इंसान नेचर में कुछ ढूंढता है, तो उस पर फर्दर आगे स्टडी करता ही है, क्योंकि
इसको ढूंढने के बाद इंसानों के मन में ख्याल आया कि यार चीजों को स्टडी करते हैं, ठीक है, देखते हैं भाई इसका कुछ बेनिफिट भी है। लॉजिक ये निकल कर आता है, क्यों आगे स्टडी कर रहे हैं हम लोग, कि भाई हमने ढूंढ तो लिया, हमने नेचर का इशारा लेकर लॉगरिदम को क्रिएट तो कर लिया, क्या क्या इसका कोई बेनिफिट है हमें, तो लेट्स सी। और वो चीज हमें कैसे पता चलेगी, आकाशवाणी तो नहीं होगी, ऑब्वियसली लॉगरिदम को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें समझ आएगा। तो हमने अपने नोन ज्ञान की मदद से लॉगरिदम को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो हमें यहां पर अब तो ये चीज क्लियर हो गई कि लॉग लॉग सी टू द बेस बी इज इक्वल टू, वो क्या होगा, बी की कौन सी पावर रखूं कि आंसर सी आए, तो वो यहां पर आंसर होगा। सॉरी, यहां पर मैंने बेस ए लिया था और यहां पर पावर में बी था, तो यहां पर पावर में बी आएगा, ठीक है। और इस चीज का रिवर्स क्या है, रिवर्स ये है कि भाई ए की पावर बी इज इक्वल टू सी। तो टेक्निकली ये और ये एक दूसरे के उल्टे फंक्शन है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के उल्टे फंक्शन है, यानी कि ये बन गया आपके इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इसका उल्टा ये है और इसका उल्टा ये है। ए की पावर बी सी है और लॉग सी टू द बेस ए आपका बी है। और इसको हम रीड कैसे करेंगे, लॉग सी टू द बेस ए, ये एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया बोलने का, लेकिन हम इसको जागरूक तरीके से, मतलब जो इसका ओरिजिन है उसके हिसाब से चलें, तो ए की क्या पावर रखूं कि आंसर सी आए, वही इसका रिजल्ट है लॉग सी टू द बेस ए का। तो ये हमारे पास आया रिजल्ट। तो अब हमने कहा कि यार अपनी नोन नॉलेज के थ्रू टिंकरिंग करना स्टार्ट करो, सोचना स्टार्ट करो, देखो लॉग के अंदर कुछ और मिलता है और क्या वो बेनिफिट क्रिएट कर रहा है हमारी गणित की दुनिया में, साइंस की दुनिया में। तो हमने देखना स्टार्ट किया कि यार ए की पावर बी का मतलब है ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई डॉट 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 ए, और ये कितने टाइम्स है, ये आपका बी टाइम्स है, मतलब यहां पर ए जो है बी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और अगर इसका रिजल्ट जो आ रहा है, इस रिजल्ट को देखें तो ये क्या है, मात्र एक नंबर है, ध्यान से समझना। ए की पावर बी का जो रिजल्ट है वो एक नंबर है, एक नंबर है, बी एक नंबर है, ये सिर्फ क्या है, नंबर्स हैं। तो अगर मैं ए की पावर बी को देखूं तो बी एक नंबर है, और अगर बी एक नंबर है और मान लेते हैं कि मैं इसको दो हिस्सों में ऐसे तोड़ के देखूं कि इतने ए एक साथ ले लिए, इतने ए एक साथ ले लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल 7 है तो मैंने इसको 2 एंड 5 के टुकड़ों में बांट दिया, 2 ए ले लिए फिर 5 ए ले लिए, या 3 और 4 के टुकड़ों में बांट दिया, 3 ए ले लिए 4 ए ले लिए, या 1 और 6 के टुकड़ों में बांट दिया, ऐसे ही मल्टीपल टुकड़े यहां पर बना सकते हैं। तो अगर मैं ए की पावर यहां पर मान लेते हैं, यहां पर मैंने टोटल कितने हैं यहां पर, वैसे तो नंबर काउंटेड नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि मैंने एक्स ए ले लिए पहले, और फिर बाद में दूसरा टुकड़ा जो उसमें वाई ए ले लिए, और एक्स प्लस वाई आपका बी के बराबर है, एक्स प्लस वाई आपका बी के बराबर है। तो ए की पावर बी हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस वाई, जिसका रिजल्ट ऑब्वियसली क्या होगा, सी होगा। लेकिन अब देखो ए की पावर एक्स को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एक आंसर आएगा ई, और अगर ए की पावर वाई को सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा एफ। ये दोनों जो दिख रहा है वही आप कर सकते हो, ठीक है, हम ह्यूमंस कुछ नहीं बनाते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। तो इसको सॉल्व करने पर ई आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर एफ आ रहा है, यानी कि ई और एफ को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, सी आएगा। यानी कि हमने जो भी ऑब्जर्वेशन करी है, जो हमें पता है वही कर पाए हैं हम लोग, तो वही किया हमने। ए की पावर एक्स प्लस वाई आपका सी के बराबर है, एंड ए की पावर बी इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी ई मल्टीप्लाई एफ के बराबर है। ऑब्वियस सी बात है, जो कि हमने बनाया नहीं है, नेचर में ही देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि अब ये तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर डिस्कवर कर रखा है बेसिक छोटी क्लासों के अंदर, कि अगर ए की पावर बी है मल्टीप्लाई ए की पावर सी है तो वो हो जाता है ए की पावर बी प्लस सी के बराबर होता है। और ये प्रूफ, ठीक है, हालांकि हमने अपनी जर्नी में अभी नहीं किया है, बट ऑब्वियसली ये बहुत ईजी सा है, आप लोग खुद ही इसको ढूंढ सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। और किया भी होगा आपने, क्योंकि ये बहुत आसान है, हर कोई पढ़ा देता है इसे। तो ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई ए की पावर वाई इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई एफ। ए की पावर एक्स ई है, ए की पावर वाई एफ है, तो ये रहा ई और ये रहा एफ, जो कि हमारा सी के बराबर है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ये वाला पार्ट। अब इसको जब हमने लॉगरिदम यानी कि इनवर्स किया, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि लॉग ऑफ, अगर मैं ई मल्टीप्लाई एफ लिखूं, या फिर मैं सिंपल लिखूं लॉग सी टू द बेस ए इज इक्वल टू बी है। अब c को अगर मैं देखूं, यहां पर c मेरे पास क्या है, log c टू द बेस a है, तो log c मेरे पास है e मल्टीप्लाई f, क्योंकि ये एक नंबर है और जो कि e मल्टीप्लाई f करने से भी वही नंबर आएगा, तो e f लिख दिया और यहां पर बेस a ले लिया। और b यहां पर किसके बराबर है, b को देखो वो x प्लस वाई के बराबर है, वो x प्लस वाई के बराबर है, ठीक है। हमें क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम बस लॉगरिदम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। तो हमने देखा log e मल्टीप्लाई f x प्लस वाई के बराबर है टू द बेस a। तो अब अगर हम देखें यहां पर तो हमें क्या दिख रहा है, x और y अलग अलग दिख रहे हैं। तो अगर मैं देखूं कि a की पावर x ऑब्जर्व करूं तो वो e के बराबर है, और a की पावर y जो है वो f के बराबर है। तो एक काम करते हैं, फॉर आवर ऑब्जर्वेशन हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि a की पावर x e है और a की पावर y f है,
क्लियरली दिख रहा है। तो इसका मतलब log e टू द बेस a मेरे पास x है, एंड इससे मैं कह सकता हूं कि log f टू द बेस a मेरे पास y के बराबर है। और यहां से x और y मुझे अलग अलग दिख रहे हैं, तो क्यों ना यहां पर डाला जाए, तो जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हम यहां लिखते हैं log e टू द बेस a x हो गया, एंड log f टू द बेस a y हो गया, और यहां पर मुझे ये इक्वल है log e f टू द बेस a। और यहां से हमें एक नई खोज मिल गई, एक नई डिस्कवरी मिल गई। ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो। और टेक्निकली देखा जाए ना, तो हमने कोई भी रॉकेट साइंस नहीं किया है। हमने जाना कि ए की पावर बी, ए को बी टाइम्स लिखने के जैसा है, तो उसको दो खंडों में मैं बांट सकता हूं। तो हमने अपने रेफरेंस के लिए दो खंडों में बांट दिया, एक्स ए ले लिए और वाई ए ले लिए। ए की पावर एक्स को सॉल्व करूंगा तो भी एक रिजल्ट तो आएगा ही, जो कि ई के बराबर आया। ए की पावर वाई को सॉल्व करूंगा तो भी रिजल्ट आएगा ही, जो कि एफ के बराबर आया। और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है, यानी कि ई और एफ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ही आएगा, जो कि यहां दिख रहा है। तो हमने लिख दिया ए की पावर बी इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस वाई। ऑब्जर्व किया, लिखना स्टार्ट किया, जो कि सी के बराबर है, और सी आपका ई मल्टीप्लाई एफ के बराबर है। तो ए की पावर बी सी था, तो log सी टू द बेस ए बी के बराबर है। सी की जगह ई एफ लिख दिया, क्योंकि सी ई एफ के बराबर है, ऑब्वियसली दोनों नंबर सेम है, तो ई एफ लिख दिया। और बी एक्स प्लस वाई के बराबर है, तो दोनों नंबर सेम है, लिख दिया। और फिर देखा एक्स और वाई अलग अलग आ रहा है, ए की पावर एक्स ई के बराबर है, ए की पावर वाई एफ के बराबर है, तो इनको भी लॉग के फॉर्म में लिख के देख लेते हैं। तो यहां पर जब लिखा तो एक्स बन गया log ई टू द बेस ए, वाई बन गया log एफ टू द बेस ए। और यहां पे एक नई खोज हो गई, और वो नई खोज पता क्या है? नई खोज ये है कि लॉग के अंदर अगर कोई भी चीज प्रोडक्ट में है, जैसे ई और एफ यहां पर प्रोडक्ट में है, तो log ऑफ a मल्टीप्लाई बी टू द बेस, यहां पर c रख देते हैं। तो यहां दिख रहा है कि e और f मल्टीप्लाई में है, लेकिन यहां पर ये अलग अलग हो चुके हैं, प्लस में आ चुके हैं। तो ये बन जाएगा log a टू द बेस c प्लस log b टू द बेस c। ये देखो, यानी कि अगर कोई चीज प्रोडक्ट में है तो वो यहां पर प्लस में सॉल्व हो जाएगी। और इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में ये मिला कि हम इंसानों के लिए कैलकुलेशन करना आसान हो गया। और वो कैसे हुआ वो भी हम देखेंगे, क्योंकि अभी तो हमने लॉग की दुनिया में कदम रखा है, एक्चुअल हिस्ट्री को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो देखो, ये पहली डिस्कवरी हमें मिली, जिनको हम फॉर्मूला की तरह याद करते हैं, ये डिस्कवर किए गए हैं। तो राइट वे ऑफ लर्निंग का मतलब होता है राइट एजुकेशन लेना। जो हमारे इतिहास में हुआ है वही हमें सीखना चाहिए, तभी तो हम सीखेंगे कि उन लोगों ने कैसे कुदरत से सीखा, तभी तो हम वो इंसान बनेंगे कि हम भी कुदरत से बात करके चीजों को सीख पाए। तो ये फॉर्मूलाज डिराइव्ड नहीं है, डिस्कवर्ड हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि चीजें डिराइव नहीं होती हैं, वो खोजी जाती हैं नेचर के अंदर, और जो कि हमने किया है। तो यहां पर देखो, जो इंफॉर्मेशन हम ढूंढ चुके हैं, इसकी मदद से ये हमने डिस्कवर किया, नेचर के इशारे की मदद से। और ये हमने एक और चीज ढूंढी कि log ऑफ a मल्टीप्लाई बी टू द बेस सी इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस सी प्लस log ऑफ b टू द बेस सी। यानी कि अगर प्रोडक्ट में कोई चीज लॉग के अंदर है तो वो एडिशन में आ जाएगी लॉग लॉग के साथ, log a प्लस log b बन जाएगा। ठीक है, चलो पहली चीज डिस्कवर हो गई। अब इसी डिस्कवरी के साथ अगर हम इस ज्ञान का इस्तेमाल करें, ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए एक नोन इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो ये इसका इस्तेमाल करके हम फर्दर ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो हमने कहा अगर प्रोडक्ट वाली चीजें प्लस हो जा रही हैं, तो इसका मतलब ए की पावर एन जो है, ए की पावर एन जो है उसका तो सिंपली मीनिंग है ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई एन टाइम्स, यही मतलब है। तो अगर मेरे पास हो लॉग ए की पावर एन, तो इसका मतलब होगा लॉग ए प्लस लॉग ए, बेस में कोई नंबर ले लेते हैं, यहां पर एक्स ले लेते हैं, तो हर जगह एक्स लिखना पड़ेगा, लॉग ए एक्स डॉट 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 एन टाइम्स आएगा। और ये क्या है? ये अब नोन ज्ञान है हमारे पास। इसी नोन ज्ञान की मदद से हमने वापस ऑब्जर्व किया, तो हमें दिख रहा है log a यहां पर हर बार प्लस होता जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट वाली चीजें यहां पर प्लस हो रही हैं। तो log a यहां पर कितनी बार लिखा गया है? n टाइम्स लिखा गया है। तो एक ही नंबर को अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो वो रिपीटेटिव एडिशन यानी कि मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो log a कितनी बार ऐड किया गया है? n टाइम्स ऐड किया गया है। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 को कितनी बार ऐड किया गया है? 5 बार ऐड किया गया है, तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 5। log a को कितनी बार ऐड किया गया है? n टाइम्स ऐड किया गया, इसका मतलब n मल्टीप्लाई log a टू द बेस x। अब ये x x जैसा लग रहा है, तो मैं यहां पर n मल्टीप्लाई, बस वो मैं x नहीं दिखा रहा था, वो मल्टीप्लाई दिखाना चाह रहा था, तो ये बन गया n log a। और नई डिस्कवरी फिर से हो गई हमारे पास, जिनको हम फॉर्मूले की तरह याद करते हैं। और और वो डिस्कवरी अब हम यहां पर लिखेंगे, जो कि है कि अगर लॉग के अंदर, जिनको हम फॉर्मूला बोलते हैं, हम यहां डिस्कवर कर रहे हैं log c a की पावर n है अगर, तो हो जाएगा n log a टू द बेस c। ये लो, अगली चीज भी यहां पर डिस्कवर हो गई। लेकिन फिर इन डिस्कवरीज के साथ हमारे पास एक और चैलेंज आया, ठीक है, कि अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो रहा है, चलो डिवाइड में हो तो क्या करेंगे? अगर log a डिवाइड बाई b हो और बेस यहां पर c हो,
तो क्या करेंगे? तो हमने कहा भाई सिंपल, जो ज्ञान आपके पास है उसका इस्तेमाल करो। a मल्टीप्लाई बी की पावर 1 हो जाएगा और बेस c हो जाएगा। तो ये तो नोन ज्ञान है, नोन ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बन जाएगा log a टू द बेस c प्लस log b की पावर -1 टू द बेस c। और ये भी मेरे लिए नोन ज्ञान है, तो ये -1 कहां आ जाएगा? आगे आ जाएगा। log a टू द बेस c प्लस यहां पर -1 आ जाएगा मल्टीप्लाई log b टू द बेस c। तो ये बन गया log a टू द बेस c माइनस log b टू द बेस c। यानी कि मल्टीप्लाई में प्लस हो रहा है और डिवाइड में माइनस हो रहा है। तो नई डिस्कवरी भी हो गई यहां पर, log c a अपॉन में b इज इक्वल टू log a टू द बेस c माइनस log बेस c log b टू द बेस c। ये लो, ये फॉर्मूलाज हमें याद करने होते हैं। बट जिस बात पे मैं जोर क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि हमें यह आदत पड़वा दी गई है कि हम फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं। बट एक्चुअली में आपने इन सारी वीडियो लेक्चर्स के अंदर एक चीज नोटिस करी होगी कि हर चीज अभी शुरुआती दिनों में मैं इन चीजों को इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं ताकि ये बात आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि आगे चल के जब हम साइंस और मैथमेटिक्स को ट्रू वे में एक्सप्लोर करें तो आपके दिमाग में ये ना है कि हमें डिराइव करना है, हमें तो डिस्कवर करना है, इस चीज की हैबिट लग जाए। तो डिस्कवरी के चलते हम लोगों ने इसकी मदद से इसको ढूंढा, 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 यानी कि नो नॉलेज का इस्तेमाल किया और नई नई चीजें हम लोग डिस्कवर करते गए। लेकिन लॉग के अंदर ना सबसे बड़ा चैलेंज उसके ओरिजिन में ही छुपा हुआ है। लॉग के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज जो था ना, वो उसके ओरिजिन में छुपा हुआ था। और अब एक और इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है। बीइंग अ मैथमेटिशियन, बीइंग अ साइंटिस्ट, बीइंग एन इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर, जो कुछ भी आपको बनना है, चैलेंजेस हमेशा लाइफ में आते हैं। लॉग के अंदर भी एक चैलेंज आया। और वो चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि लॉगरिदम ना के अंदर आप चीजें सॉल्व नहीं करते हो। लॉगरिदम के अंदर आप चीजें सॉल्व नहीं करते हो, आप एक डेटाबेस बनाते हो। आप एक डेटाबेस बना रहे हो, यानी कि log a टू द बेस c, इसको आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, बल्कि c की पावर b आपका a के बराबर है। इस इंफॉर्मेशन की मदद से यहां पर वो इंफॉर्मेशन, वो रिजल्ट लिख रहे हो जो कि डेटाबेस के अंदर चला जाता है। तो अब चैलेंज ये आया कि यार नंबर्स तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे करते करते कितने सारे नंबर है। और अगर मैं पॉइंट में चला जाऊं, यानी कि 1.1 पे चला जाऊं, 2.3 पे चला जाऊं, ठीक है, तब तो ये खत्म ही नहीं होंगे, तब तो ये बहुत सारे बन जाएंगे। तो इस हिसाब से तो इनफाइनाइट नंबर है। और इंसानों को डेटाबेस बनाने के लिए, अगर हम कहें कि बेस 1 के लिए अगर डेटाबेस बनाना है तो ये बहुत बड़ा है, 2 के लिए बनाना है तो ये बहुत बड़ा है, 3 के लिए बनाना है वो भी अपने आप में बड़ा है, तो हमें बहुत बड़ा डेटाबेस बनाना पड़ेगा। और इसमें फिर हमारे पास लिमिटेशन आ जाएगी कि कुछ नंबरों के लिए बनाओ, क्योंकि उस जमाने में कैलकुलेटर्स नहीं थे, ठीक है। लेकिन अगर कैलकुलेटर हैं भी तो भी हम इतना बड़ा डेटाबेस कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इट विल टेक अस इनफाइनाइट टाइम। तो इस चैलेंज को दिमाग में रखते हुए जब डेटाबेस बनाने की शुरुआत की गई होगी, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि यार हम तो 1 का ही नहीं खत्म कर पाएंगे, 1 का तो खैर बड़ा इजी होता है, 2 का ही नहीं खत्म कर पाएंगे तो हम 3 पे कैसे पहुंचेंगे, 3 का नहीं खत्म कर पाएंगे तो 4 पे कैसे पहुंचेंगे। तो मेकिंग एन इनफाइनाइट डेटाबेस इज एन इम्पॉसिबल टास्क, ठीक है। तो इंसानों ने कहा कि यार इसका, हर प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन होता है, चलो नेचर से ही बात करके इस सॉल्यूशन को ढूंढा जाए। तो नेचर ने कहा कि भाई जो तुम्हें पता है उस पर फोकस करो। a की पावर c यहां पर b के बराबर है a की पावर c यहां पर b के बराबर है। तो नेचर ने कहा कि यार देखो ये है क्या, ठीक है, ये है क्या, a और c एक नंबर है, इनको जब सॉल्व करूंगा तो एक नंबर ही आएगा, ठीक है। तो अगर ये नंबर है, ठीक है, ध्यान से सुनना और ध्यान से सोचना, सोच की शक्ति से हम क्या कुछ नहीं खोज सकते हैं, ये मात्र एक नंबर है। तो लॉग ऑफ अ नंबर तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, लॉग a की पावर c, a की पावर c एक नंबर है, ध्यान से सुनना, लॉग ऑफ a की पावर c आपने सॉल्व किया। और बेस में आपने क्या किया, 10 ले लिया, बेस में आपने 10 ले लिया। बेस में 10 क्यों लिया? क्योंकि 10 का पावर सबसे इजी है, 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 2 100। हाँ पॉइंट में होता है तो अलग नंबर आते हैं, बट स्टिल 10 इज द इजीएस्ट वन, ठीक है। 1 क्यों नहीं लिया? 1 तो उससे भी इजी होता है। तो उस चीज के बारे में अभी हम देखेंगे। ये अभी के लिए आपके लिए एक रेफरेंस कि मैं अभी इसको बताऊं उससे पहले आप खुद सोचो 1 क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने अपने लॉगरिदम के डेटाबेस में ये कहा कि भाई 10 की पावर कुछ तो होगा जिसका आंसर a की पावर c होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, 10 की पावर कुछ तो होगा जिसका आंसर a की पावर c होगा। तो हम यहां पर log a टू द पावर c टू द बेस 10 इसको देखेंगे तो रिजल्ट कुछ x आएगा, ठीक है, जो भी 10 की पावर में होगा वही इसका रिजल्ट आएगा। अब सोचने वाली बात है कि अगर log a की पावर c मैंने किया है, अभी c आगे नहीं लाते हैं, अभी बस सोचने वाली बात है, अगर log a की पावर c बेस 10 के बराबर है, ठीक है, तो यहां पर a की पावर c की वैल्यू किसके बराबर है, b के बराबर है। तो हमने कहा ये log b टू द बेस
10 के बराबर है। log b, क्योंकि यहां भी बेस 10 है तो यहां भी बेस 10 है, सिंपली हमने a की पावर c को b से रिप्लेस किया क्योंकि a की पावर c b के बराबर होता है। ओके, तो अब क्या करते हैं, c को आगे ले आते हैं जो कि हमने यहां पे डिस्कवर किया है। c log a टू द बेस 10 इज इक्वल टू log b टू द बेस 10। ठीक है, अब हमने देखा कि यार c इज इक्वल टू log b टू द बेस 10 है डिवाइडेड बाई log a टू द बेस 10 के बराबर आया है। और अचानक से ना उस टाइम के मैथमेटिशियन पे के चेहरों पे स्माइल आनी स्टार्ट हुई, क्योंकि यहां पर हमने एक्चुअली में c ढूंढ लिया है और c क्या है, पावर है। इसके हिसाब से अगर चलें तो log b टू द बेस a c के बराबर होगा। अब c इसके बराबर है और c इसके भी बराबर है, और यहां पर log लिया है बेस 10 में और ये दोनों डिवीजन में है। तो अगर c इसके बराबर है और c इसके बराबर है तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूं log b टू द बेस a। और यहां पे इंसान का सबसे बड़ा चैलेंज खत्म हो गया, और वो ये है कि किसी भी बेस के लिए अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे हर मतलब a की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, तो सबके लिए डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं है, मात्र बेस 10 के लिए डेटाबेस बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कवर किया कि log b टू द बेस a इज इक्वल टू log b टू द बेस 10 डिवाइडेड बाई log a टू द बेस 10। इन दोनों को सॉल्व करने से अगर मुझे इसका आंसर मिल रहा है, यानी कि log ऑफ 7 टू द बेस 2, तो मैं यहां पे कह सकता हूं log ऑफ 7 टू द बेस 10 डिवाइड बाई log ऑफ 2 टू द बेस 10। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ 10 का डेटाबेस बनाऊंगा, 10 के पावर में जो है उसका डेटाबेस बनाता हूं। मुझे ये सॉल्व करना है तो log ऑफ 7 की वैल्यू देखूंगा और log ऑफ 2 की वैल्यू देखूंगा बेस 10 के लिए, उन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब मुझे हर नंबर के लिए डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं है। नेचर ने फिर हमारी मदद करी इस डिस्कवरी के साथ, और ये डिस्कवरी से अब हमें सिर्फ बेस 10 का डेटाबेस बनाने की जरूरत है, और वही काम फिर इंसानों ने आगे चल के किया। और इसी के साथ इंसान गणित में जब आगे बढ़ता गया तो इंसान को फिर आगे एक नई चीज देखने को मिली, और वो क्या थी, इंसान ने फिर देखा, मतलब आगे चल के उसने यूलर नंबर को ढूंढा। यूलर नंबर तो खैर पहले ही मिल गया था, लेकिन यूलर नंबर का साइंस की दुनिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ, और वहां पे हमने देखा कि यूलर नंबर और लॉगरिदम साइंस की दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में हमें नजर आ रहे हैं। और मैथ की सबसे ब्यूटीफुल इक्वेशन e की पावर आई पाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी देखो हमारे पास है, जो बताती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ दिस नंबर ई यूलर नंबर, आई इमेजिनरी नंबर, पाई जो आपका सर्कल में होता है 180 डिग्री, 1 और 0, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। और ये चीज भी हम लोग डिस्कवर करेंगे जब हम रेडी होते जाएंगे, तो हम इस चीज को भी यहां पर डिस्कवर करेंगे। बट ये कहते हैं मैथ्स की मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन है, जो कि हमें ये बताती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स इस यूनिवर्स की क्रिएशन में कौन से हैं, तो वो ये है। तो ई एक इंपॉर्टेंट नंबर है, तो हमने दो डेटाबेस बनाए, एक बेस 10 के लिए बनाया और एक बेस ई के लिए बनाया। बस अभी जानकारी, लॉग तो अपना फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब जो बात आती है कि यहां पर लॉग अपना फिनिश हो चुका है, लेकिन हमने जब बेस 10 के लिए बेस 10 का डेटाबेस बनाया, तो अब हमने कहा कि अब हम इसको सिर्फ लॉग ऑफ कोई नंबर लिखेंगे x, यहां पे बेस नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे, मतलब कि वो बाय डिफॉल्ट 10 ही है, अगर लॉग लिखा है तो बाय डिफॉल्ट 10 ही है, ठीक है। और फिर हमने एक और डेटाबेस बनाया बेस फॉर ई के लिए, यूलर नंबर के लिए हमने एक डेटाबेस बनाया, और उसको इससे डिफरेंट दिखाने के लिए ln से रिप्रेजेंट किया, ln x। इसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं, ई को एक नेचुरल फिनोमिनास के साथ जुड़ता हुआ आया था, इसलिए हमने इसको नेचुरल लॉग बोला। और बेस में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन बेस होता है। तो कहने का मतलब ये है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अब मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि अगर कभी भी log x नजर आएगा, अ स्टैंडर्ड फॉर द होल वर्ल्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड नजर आएगा तो उसमें बाय डिफॉल्ट बेस 10 है, और अगर ln x नजर आएगा तो उसमें बाय डिफॉल्ट बेस e है। दोनों का मतलब log ही है, जस्ट उनको सिंबॉलिकली डिफरेंट करने के लिए कि ln लिखा है तो बेस e है, log लिखा है तो बेस 10 है। फॉर एग्जाम्पल, तो अब क्योंकि हम जो फॉर्मूले पढ़ते हैं उस जो याद करते हैं जनरली, उसमें बेस लिखा नहीं होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला ऐसे लिखा है, log a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर बेस लिखा हुआ है, क्योंकि यहां log लिखा है तो बाय डिफॉल्ट बेस यहां पर 10 है, बाय डिफॉल्ट बेस यहां पर 10 है। सेम फॉर्मूला ऐसे आएगा, ln ए बी इज इक्वल टू ln ए प्लस ln बी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि बाय डिफॉल्ट यहां पर यह भी log ही है, लेकिन बेस यहां पर क्या है, e है, और कुछ नहीं, यही डिफरेंस है। बस ये बात ध्यान रखना, आप जब 11 12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां तो इन्होंने ये स्टैंडर्ड फॉलो किया है कि log लिखा है तो बेस 10 लिया है, ln लिखा है तो बेस e लिया है। लेकिन 12th की मैथमेटिक्स में जब भी आप लॉगरिथम कैलकुलस के अंदर एनकाउंटर करोगे, तो आई डोंट नो मैथ्स की एनसीईआरटी में ये गलती क्यों कर दी उन्होंने, बट वहां पर ओनली इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर तो सही स्टैंडर्ड फॉलो किया गया है, यहां पे ये नोट कर लेना बेशक, ओनली इन मैथमेटिक्स
जब आप लॉग देखोगे और वहां पर x लिखा होगा, बेस नहीं लिखा होगा, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट बेस ई लिया गया है। ये गलती है, ये हम लोगों की तरफ से गलती है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तभी बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैथ में तो हमने बेस ई पढ़ा है, और फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर जब हम लॉग यूज करते हैं, अमूमन थर्मोडाइनमिक्स में यूज करते हैं, तो हम बेस ई क्यों नहीं लेते हैं, बेस 10 क्यों लेते हैं, और बेस ई के लिए हम एल क्यों लिखते हैं। इतना ज्यादा यूज नहीं है, बट सोचो इंजीनियरिंग के टाइम पे अगर ये मिसकंसेप्शन रह गया तो। ठीक है, तो डेटाबेस जो बना है, आपको डेटाबेस देखना है, मान लो मैथ के हिसाब से तो आप ई मान के चल रहे हो, ठीक है, तो आपने इसका डेटाबेस देख लिया, बट जो रिसर्च पेपर आपके पास आया है वो तो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, तो बेस 10 के हिसाब से है, तो जो आंसर यहां पे मिलेगा वो यहां पे तो अलग ही होगा। तो क्योंकि आंसर अलग होंगे तो आपकी कैलकुलेशन में हमेशा एरर आएगा। तो यही है देखो लॉगरिदम की कहानी। और यहां पर एक और फॉर्मूला है जो कि बच्चे याद करते हैं, लेकिन हम उसको डिस्कवर कर लेते हैं, और वो क्या है कि एक फॉर्मूला और आता है लॉग ए की पावर बी, और बेस में आता है सी की पावर डी, बेस सी की पावर डी है। तो ये बन जाता है आपके लिए सिंपली लॉग ए की पावर बी टू द बेस 10। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, क्यों? क्योंकि लॉग लिखा है तो बेस 10 है, डिवाइड बाई लॉग सी की पावर डी टू द बेस 10। ठीक है, और ये बन जाएगा बी लॉग ए डिवाइडेड बाई डी लॉग सी, डी लॉग सी, ये चीज आ गई। हम लोग इन चीजों को रटते हैं, लेकिन आप मुझे एक बात जरूर बताना, अगर ऐप में देख रहे हो तो चैट सेक्शन में जाके बताना, क्या सच में ये रटने वाले मटेरियल हैं? सोचो, बस इस चीज की खोज के बाद हम इसको ढूंढ पाए, इससे इसको ढूंढ लिया, इससे इसको ढूंढ लिया, इससे इसको ढूंढ लिया, और इससे इसको ढूंढ लिया, काम खत्म। अगर हम रटते हैं तो हमारे पास ज्ञान सच में अधूरा ही रह जाता है ना, लेकिन अगर हम खोजते हैं तो हमारे पास पूरा ज्ञान रहता है। बाई चांस मान लो मैं कोई फॉर्मूला भूल गया, लेकिन वो कहा था ना, मैंने ब्रेन के बारे में बताया था, न्यूरोजेनेसिस की वजह से, खोज के दौरान, ऑब्जर्वेशन के दौरान जो न्यूरोजेनेसिस होता है, उससे आपको वो रास्ता हमेशा याद रहता है कि आपने खोजा कैसे है। और जब आपको पता है कि आपने खोजा कैसे है, जब लाइफ में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो आप इसको वापस से अपने ब्रेन के अंदर टटोलोगे, वो आपको मिल जाएगा और आप इसका इस्तेमाल कर लोगे। और यही है राइट वे ऑफ एजुकेशन। अगर हम अपने ब्रेन को इसी तरीके से ट्रेन करेंगे कि उसमें न्यूरोजेनेसिस ऑब्जर्वेशन की राह पर हो, डिस्कवरी की राह पर हो, मतलब ऑब्जर्वेशन के बाद मैथमेटिकल कम्युनिकेशन जो कि हमारी नो नॉलेज से है, उस तरीके से होगी, तो जब हमें कोई चीज ऐसी खोजनी होगी जो आज तक खोजी नहीं गई है, तो यही तो वो राइट वे है। तभी तो हम चीजों को ऐसे सीखेंगे, ताकि हम यही तो सीखें। ये चीजों को भी हमने, जो आज तक के वीडियो लेक्चर से हमने चीजों को कैसे सीखा है, कि इंसानों ने पहली बार इसे कैसे खोजा होगा। और यही है राइट वे ऑफ एजुकेशन, जो आपको इतना कैपेबल बनाएगा कि आप इस पूरी ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करने वाला इंसान बन सकते हो। यहां पर वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नंबर्स की ये जर्नी जारी रहेगी, यूलर नंबर खोजेंगे, और भी कई कई डिस्कवरीज को हम लोग करेंगे, क्योंकि नंबर्स के जरिए ही हम ह्यूमैनिटी को इवॉल्व कर सकते हैं, खुद को भी इतना काबिल बना सकते हैं। एंड प्लीज, अगर आपको लगता है कि मैं सही नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, तो स्टेम वेदास की एप्लीकेशन पर जरूर आइए, एंड यूट्यूब चैनल पर भी अपने दोस्तों को जरूर लेकर आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।